Well, good morning and welcome to Business Morning, your one-stop destination to kickstart your day with all the business news with special focus on the markets. In next 1 hour, we will discuss all the market action, the money market and other major corporate happenings. Good morning to you, Arun. शुभ प्रभात सिद्धांत। और मंगलवार का दिन है आज और बड़ी अच्छी सुबह हो रखी है और कॉर्पोरेट जगत में भी काफी हलचल मची हुई है। शेयर बाजार के साथ साथ हमारा खास फोकस आज रहेगा ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और एविएशन सेक्टर के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप इस शो को देखते वक्त यानी बिजनेस मॉर्निंग को देखते वक्त आप अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें साथ ही साथ आप एक पेपर और पेन रखना ना भूलिए, क्योंकि आज हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी सेगमेंट के अंदर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीपीएफ अकाउंट क्या होता है और इसके क्या कुछ फायदे होते हैं। And we will be joined by two special guests, one from Delhi, Ashish Kapoor, stock analyst, and also from Mumbai, a very special guest, Dr. Aditya Srinivas, COO, BSC Brokers Firm, and also we will be having our reporter Abhishek Jha, who will give us the newspaper review of the day. जी जाहिर तौर पर और बाजार आप खुलने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ है अमेरिकी बाजार का सूरत हाल। We'll go to the American markets, so let's quickly take a look as to how the US markets closed on Tuesday. Well, the US stocks rose for a third straight session on Tuesday, with S&P 500 ending at a record close after positive data on factory activity indicated economic growth was gaining following a harsh winter. The Dow Jones Industrial Average was up 0.46% at 16,533. The S&P 500 index was up 13.18 points at 1,886, and the Nasdaq Composite Index was up 69.05 points at 4,268.04. The S&P 500 has gained for the third straight sessions, up 2% over that period. और जाहिर तौर पर अब बाजारों का हाल जान लेते हैं। शेयर बाजार अब खुल चुका है और लगभग 38 अंक की बढ़त के साथ ये कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि प्री ओपनिंग आंकड़े हैं। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि जो शेयर बाजार होता है 9 बजे खुल जाता है और 9:15 बजे तक प्री ओपन होता है। प्री ओपन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिडिंग की जाती है, किसी भी तरह की खरीद फरोख्त नहीं की जाती है। सेंसेक्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 38 से 40 पॉइंट के बढ़त इसमें दिखा रहा है और साथ में निफ्टी का भी आंकड़ा आ रहा है कहीं ना कहीं 32 पॉइंट ऊपर है। कहीं ना कहीं ट्रेंड आज पॉजिटिव में रहने की पूरी संभावना है जाहिर तौर पर सिद्धांत। और 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक ट्रेडिंग होती है और 3:30 बजे बाजार बंद हो जाते हैं। हालांकि 3:30 से 3:55 तक सेटलमेंट किया जाता है, यानी जो भी ट्रेडिंग हुई है, डिलीवरी ली गई है, उसका सेटलमेंट किया जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी के आंकड़े इस समय पे आपकी स्क्रीन पर और रुझान साफ तौर पर यह है कि आज बाजार कहीं ना कहीं पॉजिटिव में खुलते हुए नजर आ सकते हैं। और अब डालते हैं एशियाई बाजारों पर एक नजर। और अमेरिकी बाजारों में शानदार बढ़त का असर एशियाई बाजारों पर भी देखा जा रहा है। एशियाई बाजारों की आज बेहतर शुरुआत हुई है। जापान के बाजार निकाई में बढ़त देखी जा रही है। निकाई करीब 1% की तेजी के साथ 14,970 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं हैंगसेंग में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 1.5% के साथ ऊपर एक उछाल देखने को मिल रहा है। 22,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं जो स्ट्रेट टाइम्स है और शंघाई कॉम्पोजिट है उसमें भी कहीं ना कहीं आधे फीसदी तक की बढ़त देखने को मिल रही है। तो यह है एशियाई बाजारों का सूरत हाल आपकी स्क्रीन पर। And here is a wrap of all the international business news this Tuesday morning. General Motors Chief Executive Mary Barra has apologized for an ignition switch fault in some car links to at least a dozen deaths in road crashes. At a US congressional hearing, she also said that she was disturbed by the company's previous comments about high cost of replacing the defective parts. I find that statement to be very disturbing as we do this investigation and understand it in the context of the whole timeline. Growth in US manufacturing accelerated in March from the previous month.
The Institute for Supply Management's growth index rose to 53.7 from 53.2 in February. A reading above 50 indicates expansion. Americans are back at it and buying cars again. After a long winter, auto sales in the US rebound in March, with demand topping some analyst projections. Better weather and incentives help drive the numbers. Eurozone ministers have signed off the next 8.3 billion euro installment of Greece's bailout. A first tranche of 6.3 billion euros will be paid at the end of April. Two more payments of 1 billion euros will be made in June and July. The Russian gas company Gazprom has raised the price it charges Ukraine for gas by more than a third. The company's chief executive said that the changes was because Kiev had failed to pay its bill. Russia had previously offered Kiev a subsidy, but the recent political crisis in Ukraine has led to a deterioration in relations. And finally, supply chain sources say that Apple suppliers will start mass producing new larger screens for the next iPhone as early as May. They say Apple will first launch production of 4.7-inch screen for the iPhone 6, then follow up with the more difficult 5.5-inch version several months later. Business Bureau, DD News. तो ये था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सूरत हाल आपके सामने। और अगर आप सुबह सुबह अगर आज व्यापार जगत की खबरें अखबारों में ना पढ़ पाए हो तो हमारे संवाददाता अभिषेक झा अब आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि दुनिया भर के या देश के भर में जो पेपर्स हैं उसमें क्या कुछ व्यापार जगत की खबर रही है। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और क्या कुछ खबर रही है आज व्यापार जगत के मोर्चे पर? सुप्रभात अरुण। आज जो कल की जो खबरें हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है आज के अखबार में, पहले खबर है जो आर्थिक जगत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही। कल रिजर्व बैंक ने अपनी जो दरें हैं उनको लगभग उसी स्तर पर बरकरार रखा है, जिससे हालांकि उद्योग जगत को आशा थी कि इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी कटौती हो सकती है और जो उनकी विकास दर है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक ने फिलहाल के लिए बढ़ती हुई महंगाई दर को शायद मेंटेन करने के लिए उसमें थोड़ी सी कंट्रोल करने के लिए और इंडस्ट्री को भी एक तरीके से सामान्य दर पर रखते हुए अपनी इंटरेस्ट दरों को लगभग बराबर रखा है। और जो दूसरी खबरों में जो हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर को 5.5% कर दिया है, जो कि पहले उन्होंने 5.7% के तकरीबन आंकी थी, लेकिन शायद पिछले समय में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों ने अपना रुख बदला है उसमें कहीं ना कहीं जो आर्थिक जगत के विश्लेषक हैं उनकी चिंताएं साफ तरीके से सामने आ रही हैं और जो हमारा विकास दर है उसको भी धीरे धीरे नीचे की तरफ लाया जा रहा है। 5.7 से 5.5% की विकास दर एक पॉलिसी मेकर्स के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता की बात हो सकती है। अगली खबर है अखबार पायनियर ने ये खबर दी है कि पायनियर अखबार ने कहा है कि अभी जो हमारे फिलहाल एक और खबर है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक हालांकि इस खबर पे राजी हो गए हैं। RBI गवर्नर ने ये भी बैंकों को अपने निर्देश दिए हैं कि अभी वो जो मिनिमम सेविंग बैंक में बैंक थोड़े से चार्ज करते थे अपने कस्टमर से कुछ पैसे, कि उनको अपने सेविंग्स बैंक में कुछ ना कुछ पैसे हमेशा मेंटेन करने पड़ेंगे और ऐसा नहीं होने की सूरत हाल में बैंक उन पर पेनल्टी भी लगाते थे। तो कस्टमर्स को एक तरह से रिलीफ देते हुए RBI ने ये निर्देश दिया बैंकों को कि किसी भी कस्टमर्स को इस तरह की कोई भी पेनल्टी न लगाई जाए जिसमें कि मिनिमम सेविंग्स अकाउंट में कुछ मिनिमम पैसे उनको रखने की बाध्यता हो। साथ ही इस बारे में RBI ने बैंकों को थोड़ी सी राहत इस मोर्चे पर दी है। उन्होंने बैंकों को कहा है कि अगर बैंकों के पास थोड़ा सा स्कोप बनता है तो वो कस्टमर से उनके सर्विसेज के लिए चार्ज कर सकते हैं। वो बैंकों पर निर्धारित हुआ कि वो किस तरीके की सर्विसेज के लिए कितना चार्ज करते हैं, लेकिन फिलहाल वो सेविंग्स के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कस्टमर से किसी भी तरह का चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा RBI ने अपने निर्देश में कहा है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो है इंडियन एक्सप्रेस ने इन खबरों को सुर्खी बनाया है। स्पाइस जेट ने कल अपने जो फेयर्स थे अपनी एयर फेयर्स में कटौती कुछ छूट देने की कोशिश की थी, जिसको कि DGCA ने तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। DGCA का कहना है कि स्पाइस जेट ने पिछले दिनों में जो अपने घाटे दिखाए हैं उसके बाद इस तरह का डिस्काउंट बताना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। और स्पाइस जेट ने हालांकि ऐसे स्पाइस जेट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसने जितने भी सीटें इस डिस्काउंट फेयर में दी थी उन सबको उसने सेल कर दिया है। करीब 1.7% सीटें थी जिसको कि स्पाइस जेट ने इस छूट के तहत कस्टमर्स के लिए ओपन किया था और उसमें अगर एक तरह से एवरेज निकालें तो लगभग 2 सीटें प्रति उड़ान
कस्टमर्स के लिए खोली गई थी। स्पाइस जेट का कहना है कि उसने सारी चीज़ें बेच दी हैं और इसीलिए वो इस स्कीम को अब वापस लेने के लिए तैयार है। इस साथ ही एक और खबर जो है कि कार की सेल लगातार दूसरे साल तक जो है निराश कर रही है उद्योग जगत को। कार की सेलों में कोई किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं आई है। हालिया वोट ऑन अकाउंट के बाद, जिसमें कि एक्साइज ड्यूटी को 5% कम किया गया था, उसके बाद ये उम्मीद जगी थी कि कार सेल में या मोटर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो पिकअप हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी जो माहौल है वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कार की सेल जो मारुति है उसने भी लगभग पिछले साल भी लगभग 10.5 लाख यूनिट कार सेल की थी और इस साल भी उसकी जो सेल है लगभग उतनी % है। बाकी हुंडई का सेल वो बहुत ज़्यादा निगेटिव में चला गया है और बाकी सेक्टरों में भी बाकी कंपनियों का भी मिला जुला सा असर रहा है। तो शायद उद्योग जगत को भी थोड़ा सा और वक्त लगेगा इस मामले में कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए। एक और खबर है जो आम कस्टमर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कि ट्राई ने बहुत दिनों के बाद, लगभग एक तरह से कहें तो 8 सालों के बाद, केबल ऑपरेटर्स को ये अधिकार दे दिए हैं कि वो अपने केबल की जो दरें हैं, जो केबल की फीस है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। इसकी वजह से पिछले 5-6 सालों से केबल ऑपरेटर्स ने केबल की दरों में केबल सर्विसेज की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। फिलहाल उन्होंने जो इन्फ्लेशन के डेटा है उसको आंकते हुए करीब 27.5% की दरों, जो केबल की दरें हैं उनमें 27.5% तक की बढ़ोतरी का फैसला किया है और ये दो किश्तों में लागू की जाएगी। पहली किश्त 15 अप्रैल से लागू होगी। ये उन शहरों के लिए है जो कि अर्बन और सेमी अर्बन, जहाँ पर कि केबल ऑपरेटर्स सर्विसेज मुहैया कराते हैं आम जनता को। अरुण, आज के लिए बिजनेस सुर्खियों से मेरे पास इतना था और इसके बाद हम चलते हैं अरुण और सिद्धांत के पास। शुक्रिया अभिषेक झा, आपने तमाम जानकारी दी। पेपर्स में क्या कुछ निकल कर के आए व्यापार जगत के मोर्चे पर, आपने एक अच्छे से पर्सपेक्टिव में हमारे सामने रखने की कोशिश की, इसके लिए शुक्रिया। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक के मौसम वैज्ञानिकों खतरनाक मॉन्स्टर अल नीनो पैटर्न उभरने के साफ संकेत मिलने का दावा कर रहे हैं। दावा है कि इस साल दक्षिण एशिया में सूखा पड़ सकता है, लेकिन भारत का मौसम विभाग ऐसे अनुमानों की आलोचना कर रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है अल नीनो और इसका क्या असर पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। पेश है हमारे संवाददाता सृजन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। देश की आर्थिक विकास दर 5% से थोड़ा कम है और खेती-बाड़ी की विकास दर 3.6% के आसपास। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि आम चुनाव के बाद नई सरकार के लिए विकास दर और खासकर खेतीबाड़ी की विकास दर को संभालना वाकई चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरी ओर पश्चिमी देशों के मौसम वैज्ञानिकों का दावा, मॉन्स्टर अल नीनो पैटर्न आने वाले सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ा सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है अल नीनो और भारतीय अर्थव्यवस्था पे इस अल नीनो का असर, इसका प्रभाव। स्पेनिश भाषा में अल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय। हवा और गर्म जलधारा की दिशा में बदलाव के पैटर्न को अल नीनो कहा जाता है, जिससे प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में सतह का तापमान बढ़ जाता है और इस वजह से दुनिया के कई हिस्सों में कहीं ज्यादा बारिश होती है और फिर कई अन्य इलाकों में सूखे के हालात बन जाते हैं। गौरतलब है कि साल 2002 और 2004 में जब अल नीनो पैटर्न मजबूत हुआ था तो भारत में भी सूखा पड़ा था। साल 2009 में जब अल नीनो उभरा तो भारत को 4 दशकों के सबसे कमजोर मानसून का सामना करना पड़ा। इसके चलते खाने पीने की चीजों के दाम उछल गए थे और आरबीआई को महंगाई पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति में सख्ती बरतनी पड़ी थी। अमेरिकी वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस साल मौसम से जुड़े डेटा साफ संकेत दे रहे हैं कि 1997-98 जैसा खतरनाक अल नीनो फिर से सामने आ सकता है और ये पैटर्न 1 साल या फिर इससे ज्यादा वक्त तक बना रह सकता है। इसके चलते 2015 अब तक का सबसे गर्म साल भी साबित हो सकता है। प्रशांत महासागर के तापमान को देखें तो अभी ये न्यूट्रल भी नहीं है बल्कि उससे कम है, नेगेटिव मोड में है, सामान्य से कम है। और जो सी सरफेस टेम्परेचर के फोरकास्ट है वो इस बात को इंगित करते हैं कि मई में ये न्यूट्रल हो जाएगा और अगस्त तक इसके हल्के एल नीनो होने की संभावना है। और मैं अगर ये कहें कि इस पूर्वानुमान पे बहुत हम भरोसा रख सकते हैं, तब भी ये कहना लाजमी नहीं होगा कि केवल इस व्यवस्था के कारण मॉनसून बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है। अगर इन दावों को पूरी तरह से एक साजिश माना जाए तो भारत के कमोडिटी और स्टॉक मार्केट का पस्त होना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के हित में है और इन दावों की वजह से देश में व्यापारी जमाखोरी करने लगेंगे और हो सकता है कि कमोडिटीज की कृत्रिम तंगी की हालत बन जाए। मॉनसून भारत के लिए संवेदनशील मामला है। ऐसा पहले भी हुआ है कि कई मौसम पूर्वानुमान आए हैं
और कुछ एजेंसियां अपने पहले के अनुमानों से पलट भी चुकी हैं। हालांकि खतरे का अंदेशा जताने वाले बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते चीन और जापान के मौसम विभाग ने इस तरह की आशंका जताई है, जिसे हल्के में लेना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। सृजन श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, दिल्ली। Well, the markets are just about to open, just few seconds left. But briefly, sir, we come to you first, sir. So tell me, this market seems to be on steroids now. Where this market will go, the outlook, and about the rally also. Well, I think the factors supporting the rally are, firstly, there's a lot of liquidity which is coming in from overseas investors. The liquidity by all means should continue, so I think the rally has more legs to go. The second, of course, is the hope that after elections we're going to have a stable government, NDA stable government. So at least till the election results are announced on May 16th, I think the bias will remain positive. And third is that feeling that the worst of economic data is behind us. So although there are no signs of improvement, but the feeling is that the worst in terms of slowdown has already happened. So gradually and surely the economic data will start improving, and markets usually tend to move ahead of time. So to that extent, although the economic data is not pointing to any recovery, but since the worst seems to be over, or at least the feeling is that the worst is over, so we are seeing a gradual pickup. लेकिन आशीष, कल ऑटो सेक्टर, एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर खबरों में रहा था। ऑटो सेक्टर अपने ऑटो नंबर्स की वजह से, बैंकिंग सेक्टर एक तो आरबीआई पॉलिसी की वजह से और दूसरी बात जो नए बैंकिंग लाइसेंस की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं ईसी ने उसको हरी झंडी दे दी है। इस समय पे क्या आपको लगता है कि आप निवेशकों को ये सलाह देंगे कि अब बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदें या फिर ऑटो सेक्टर में निवेश की रणनीति बनाने की क्या आप उन्हें सलाह देंगे इस समय पे? तो बिल्कुल देंगे। मेरे मुताबिक बैंक्स में अभी भी चाहे रन अप हो गया हो, पर अभी भी कई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हैं, और जब नए बैंक लाइसेंस आएंगे तो ज़रूर गतिविधियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जहाँ पर मर्जर या टेक ओवर की बहुत पॉसिबिलिटी है, तो उन बैंक्स में ज़रूर खरीदारी होगी, क्योंकि ऐसा मान सकते हैं। But we'll come to you, sir. But the markets have opened up. They've opened again in the red. That's positive development in a sense. We are seeing that the rally has now continued. The markets, the Sensex has opened 92 points up. That's 0.41%. And जी, जाहिर तौर पर सिद्धांत, काफ़ी जिस तरह का अनुमान हम लगा रहे थे, जो प्री ओपनिंग इंडिकेटर्स हमें मिल रहे थे कि जो निफ्टी एक तरह से जो बता रहा था कि 32 पॉइंट ऊपर है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर क्लियर इंडिकेशन हमें मिल गए थे कि आज बाजार जाहिर तौर पर एक हरे निशान में कारोबार करते नजर आएंगे। निफ्टी देखिए 40 से 41 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर 6740 के आसपास ये कारोबार कर रहे हैं इस समय पे, जो कि काफ़ी अहम लेवल होगा। आज क्रूशल अगर हो सकता है, अगर रैली अगर आज देखने को मिलती है, मार्केट में पिकअप आता है, एक मोमेंटम बनता है, तो जाहिर तौर पर जो बाजार जो निफ्टी है कहीं ना कहीं 68 के आंकड़े के करीब जाने की कोशिश करेगा। Right, Arun, and these are the banking and the telecom stocks. ICICI Bank up 1.54%, Bharti Airtel up 1.73%, Tata Power 0.95%, and L&T of course 0.91%. So these are the gainers right on your screen right now. For Nifty, like is 6,700 is a crucial जाहिर तौर पर एक 6700 का आंकड़ा हम देख रहे थे पहले, जो क्रूशल हो गया था, लेकिन अब आज या कल में बाजार 6800 के आंकड़े को छूने की कोशिश जरूर करेगा। जो निफ्टी का आंकड़ा, ये आपकी स्क्रीन पर लूजर इस समय पर आप देख रहे हैं आईटीसी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बजाज ऑटो और सन फार्मा। कहीं ना कहीं मामूली गिरावट है इसमें अगर आप देखने की कोशिश करें, लेकिन गेनर्स को एक बार वापस से पैच करने की कोशिश करेंगे हम लोग। बैंकिंग सेक्टर रेडार पर थे आशीष, अगर आज टॉप गेनर्स में हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसीआई बैंक, तीनों जो शेयर है कहीं ना कहीं जो ऑटो सेक्टर का दिग्गज हो गया, एक बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज हो गया। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा था उस समय पे कि क्या इस समय पे अगर आप बैंकिंग पे अगर थोड़ा भी बुलिश हैं, तो क्या पीएसयू बैंक्स में जाना चाहेंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में बुलिश होंगे इस समय पे? दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जहाँ तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सवाल है, तकरीबन सारे ही बैंक्स रन अप हो चुके हैं, तो तभी भी वैल्यूएशन मेरे हिसाब से अभी भी अच्छी है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो छोटे बैंक्स हैं, जैसे कर्नाटक बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, इनमें मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी निवेश की अपॉर्चुनिटी। लेकिन जी आशीष, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, जो बैंकिंग लाइसेंस को जो ईसी ने मंजूरी दी है कहीं ना कहीं, जो क्या बैंकिंग लाइसेंस दिए जा सकते हैं, और ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2 हफ्तों के अंदर अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घोषणा कर सकता है किसी नए बैंक के लाइसेंस दिए जाते हैं।
कई सारे रनअप में थे, जैसे लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस है, IDFC, ये चार्ट्स अगर हम लोग स्क्रीन पे अगर पैच कर सके तो बेहतर होगा हमारे ऑडियंस के लिए। और आदित्य बिरला नुवो है, रिलायंस कैपिटल है, इंडिया बुल्स का जो ये काउंटर्स हैं, क्या इस समय पे आप फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, जो बैंकिंग काउंटर्स के जो फेवरेट इस समय माने जा रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं समझूंगा कि आपको सिर्फ किसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए ताकि उस उम्मीद पर कि उसको बैंक लाइसेंस मिले, पर अगर वैसे ही फंडामेंटली अगर ठीक लग रहा है स्टॉक तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे बिरला नुवो वैसे भी अपने आप में एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि अगर उसके सम ऑफ पार्ट्स की वैल्यूएशन की जाए जो उसके डिफरेंट बिजनेस हैं तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे है। तो बिरला नुवो में आप वैसे भी निवेश कर सकते हैं। अगर बैंक लाइसेंस मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा इमीडिएटली, नहीं तो वैसे भी बुरा नहीं है स्टॉक। Ashish, tell me, yesterday RBI policy came, there was no change in the rates. Where do you think the reality stocks will go, because they are very sensitive to the policy? Well, I think the reality stocks, some of them have run up anyway, but beyond that, I think it's a sector which still has a lot of problems. So I think not only the interest rate, I think there are a lot of problems which are still pending in this sector. So I would not give it too much priority. Yes, there can be a few picks here and there. I mean, I think generally the Bangalore-based companies are doing very well. So one can look at maybe a Prestige Estates as an option. But by and large, one should not give too much weightage to this sector. Okay. Well, we'll go to our Mumbai guest, a very special guest, Dr. Aditya Srinivas, COO, BSE Brokers Forum. We'll discuss the macroeconomic perspective. Aditya, tell me, where do you think the economy going, and also tell me, has the economy bottomed out? Yes, the data, the macroeconomic data primarily tries to suggest that the economy has bottomed out or it is near to bottoming out. See, if we see various major parameters like primarily the current account deficit, which is earlier it was projected at 88 billion, now it has come down to $35 billion. The fiscal deficit that was troubling the economy for quite some time, the government has been able to contain it at 4.6% of GDP as compared to 4.8%, which was the previous target set by the government. Apart from this, if you try to see from April 2012 to February 2013, the average WPI, as a wholesale price index inflation, is at 5.9%. So yes, on certain fronts, the macroeconomic data do suggest that the economy is nearing to bottom out. The exports target set by the government is around more than $326 billion, which is again a remarkable thing given the current macroeconomic situation. Apart from this, the foreign exchange reserves has again crossed $300 billion, which definitely shows the confidence of foreign investors into our economy, and especially the FIIs which have been pouring dollars into our markets for the entire 2014. In the last more than one and a half months, around $2.5 billion have been invested by FIIs into our markets. So obviously macros are indicating that the economy has bottomed out, but the most important parameter one has to observe is that going ahead, after elections, what would be the reforms approach of the government, whether new things would be initiated in the economy, and sustainable economic development, whether this thing can be maintained by the new government or not. That will ensure that whether these flows continue into the economy and whether the steam which the economy is likely to come back is maintained. If we talk of GDP numbers, which is the key macroeconomic parameter, last quarter it came only 4.7%. Even the Asian Development Bank has reduced its forecast to 5.5% from 5.7%. So this is something which the government has to look on, that initiating growth and maintaining that growth is very vital. In the last 5 years, that is after 2008, if we see the world GDP growth, it was 1.5% as compared to 7.1% India's average GDP growth rate. जी आदित्य, आपने जो एक खाका खींचने की कोशिश की है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे सामने रखने की कोशिश की है, इसे डिटेल में हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इनका भारत के तमाम सेक्टर्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दें, अब की बार मोदी सरकार।
बहू गर्भ से है। माँ क्यों ना मधु का अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा ले जाए। अल्ट्रासाउंड? मगर बहू तो एकदम ठीक है। कहीं तुम ये तो नहीं जानना चाहते कि लड़का है या लड़की? इसमें हर्जी क्या है माँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नर या मादा शिशु की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड गैर कानूनी है। ये महापाप है। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो माँ। अल्ट्रासाउंड टेस्ट तभी हो जब गर्भवती महिला और शिशु की स्वास्थ्य जांच हो। लिंग के लिए ये जांच कराना अपराध है। Hi, welcome back. Now on to our daily corporate wrap. Well, slamming SpiceJet for deceiving the public through offers like ₹1 air ticket, the aviation regulator DGCA on Tuesday night ordered the budget airline to immediately stop this exercise. The DGCA order came less than 12 hours after SpiceJet launched yet another price war in which it was offering tickets starting from ₹1 for the both base fare and fuel surcharge for 3 days. वहीं आयकर छूट सीमा जल्द बढ़ने की आस लगाए बैठे करदाताओं के लिए निराशाजनक खबर है। वित्त मंत्रालय ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने और अन्य टैक्स स्लैबों को उसी के अनुरूप समायोजित करने की सिफारिश ठुकरा दी है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि स्थायी संसदीय समिति की इस सिफारिश को मान लेने पर राजकोष पर 60,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली टैक्स छूट के लिए उनकी आयु सीमा को 65 साल से घटाकर 60 साल करने का फैसला लिया है। Well, Yes Bank has raised $500 million in foreign currency loans and deposits in financial year 14 due to regulatory relaxations introduced during this fiscal. The private lender has raised $500 million after the Reserve Bank relaxed regulations by raising the borrowing limits from 50% to 100% of Tier 1 capital and concessional FCNRB deposit swap window. और विप्रो के मैनेजमेंट पे कई बड़े बदलाव किए गए हैं। विप्रो में वाइस प्रेसिडेंट एचआर डिपार्टमेंट के जो कि अब तक प्रतीक कुमार संभाल रहे थे, अब उसकी कमान सौरभ गोहिल संभालेंगे। Tata Steel's Indian operations saw 13.63% rise in sales in financial year 14, while production of hot metal, crude steel and saleable steel grew 11.74%, 12.55% and 12.72% respectively over financial year 13. और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2014-15 में भारत के विकास की रफ्तार 5.5% के स्तर पर रह सकती है। सेवा क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के चलते जीडीपी का यह अनुमान लगाया गया है। The Rashtriya Ispat Nigam Limited has posted a 25% growth in sales turnover at 13,527 crore rupees in financial year 14 despite sluggish market conditions. The company registered a sales turnover of 13,527 crore rupees including export of 750 crore rupees in the just ended financial year, a growth of 25% over the last fiscal. Well, Ashish, let's talk about IT stocks. Rupee on Friday closed below the crucial psychological level of 60. Where do you think the IT stocks will head now? Well, I think selectively they still do well. I think though rupee strengthening is a bit of a dampener in the near term, but generally speaking, IT stocks are doing well. There is good growth momentum in them, and though rupee strengthening does reduce the profitability in rupee terms in a significant way in the near term, but overall the growth trajectory and the kind of, especially the large companies, the kind of business model which they have, and tech mid caps also,
the kind of business models they have and the kind of growth which they are witnessing would continue. So yes, maybe the weightage should not be very heavy in IT sector, because with the economy likely to recover, the industrials and cyclicals would do better. But still, I would suggest some exposure to IT, especially the bellwether stocks like TCS and HCLTech, and also some of the quality mid caps like Geometric, etc. Where do you think Infosys will go? We have seen lots happening in the company itself. I think Infosys also, after the correction from 3700 to 3200, appears to be a good stock to hold on to. Regardless of what result we get on the 15th, I think overall the company is certainly on a good turnaround path, and I think with the new management in place, a lot of the earlier hiccups have been cleared up. So I do expect growth to continue from here. So at this level, it presents a good buying opportunity. जाहिर तौर पर आशीष, आपकी स्क्रीन पर इस समय पे आप इन्फोसिस का चार्ट्स देख रहे हैं। लगभग 6 महीने के अंदर 10% का रिटर्न दिया है इन्फोसिस, शानदार प्रदर्शन करता हुआ आपकी स्क्रीन पर इस समय पर। अगर आज का भाव देखने की कोशिश करें तो इन्फोसिस हालांकि कुछ गिरावट दिखा रहा है, लेकिन अगर 6 महीने के ट्रेंड को समझने की, ये 3 महीने के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर थे, आज के भाव को देखने की कोशिश करें तो मार्जिनल बढ़ोतरी के साथ इन्फोसिस कारोबार करता नजर आ रहा है। अब पूरे साल के अंदर लगभग आपको 13% के आसपास का इन्फोसिस जैसे एक हैवी वेट काउंटर ने आपको रिटर्न दिया है। लेकिन आशीष, रेडार पर मेरे आज एविएशन स्टॉक भी रहेगा, क्योंकि मुझे एक समय याद है जब टेलीकम्युनिकेशन के अंदर रिलायंस ने जब 40 पैसे की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, एक टेलीकॉम वॉर छेड़ दी थी, प्राइस वॉर शुरू हो गया था। कल जो स्पाइस जेट ने किया था, जो ₹1 बेस फेयर की बात कही थी, आपको लगता है कि एक इंडिकेशन है, क्लियर इंडिकेशन है कि एविएशन सेक्टर के अंदर भी कहीं ना कहीं एक प्राइस वॉर होने की संभावना है, और ऐसे में क्या आप एविएशन स्टॉक्स को तरजीह देंगे? देखिए, मैं समझूंगा कि एविएशन स्टॉक दूर रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी बहुत प्राइस वॉर रही थी, फिर 1.5 साल पहले काइंड ऑफ प्राइस रैशनलाइजेशन वापस आई थी। थोड़ा बहुत उम्मीद चल रही थी कि भी ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे, थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी भी वापस आ रही थी, और जेट एतिहाद की डील को लेके भी काफ़ी एक्साइटमेंट थी। पर दोबारा जैसे हम देख रहे हैं, फिर से अगर रेट वॉर शुरू हो जाती है तो इन स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। और मैं समझूंगा कि इस मार्केट के अंदर वैसे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और हैं, तो ऐसी जगह क्यों आप टच करना चाहेंगे जहाँ पर कि आगे का जो भविष्य है वो कुछ समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि अगर खास करके अगर रेट वॉर हो जाती है तो काफ़ी ब्लीक फ्यूचर नज़र आएगा। तो ऐसे मैं समझूंगा कि अभी मार्केट में बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एविएशन सेक्टर से दूर रहना चाहिए। आशीष, लेकिन एक चीज़ आप समझने की कोशिश करूंगा, इस बार की जो प्री इलेक्शन रैली है, इसकी खासियत ही रही है कि जो दिग्गज सेंसेक्स, निफ्टी, उसी में कहीं ना कहीं एक एफआई का इंफ्लो दिखाई दे रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स में अभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इतना नहीं आ पा रहा है। क्या आप इस समय पे निवेशकों को सुझाएंगे कि किसी सेक्टर स्पेसिफिक में जाने की कोशिश करें, या फिर आप ये उन्हें एक सजेशन देंगे कि कहीं ना कहीं इस समय पे आप बाजार से दूर रहिए? क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि जब एफआई पैसा डाल देते हैं बाजार के अंदर, बाजार ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे में इन्वेस्टर अट्रैक्ट होकर के बाजार में पैसा लगाता है और अपने पैसे से कहीं ना कहीं हाथ धो बैठता है। ऐसे में क्या आप सजेस्ट करेंगे? अगर आप सजेस्ट करते हैं इन्वेस्ट करने की, तो कौन से सेक्टर्स आपके रेडार पर होंगे? देखिए, मेरे मुताबिक इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रैली अभी काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में है, और अभी भी कोई जो अगर आप चाहे आप लीवरेज पोजीशन की बात करें वो भी ज़्यादा नहीं है, और चाहे आप इन्वेस्टमेंट रिटेल की बात करें, रिटेल सेक्टर की से इन्वेस्टमेंट की बात करें वो भी ज़्यादा नहीं है। तो मार्केट खतरनाक तब होती है जब वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाए, या रिटेल इंटरेस्ट बहुत पीक पर हो, या जो FN फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन हो, लीवरेज पोजीशन हो, बहुत ज़्यादा हो। ये तीनों चीज़ें अभी नहीं है। अभी रिटेल जो कॉमन इन्वेस्टर है या आम निवेशक है, उसकी पार्टिसिपेशन मार्केट में बहुत कम है, और वैल्यूएशन भी ज़्यादा नहीं है, और जो फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशंस हैं वो बहुत कम है अभी। तो मेरे मुताबिक मार्केट अभी बहुत चलेगी। अभी तक ज़्यादातर जो निवेशक हैं अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ये मार्केट अच्छी हो रही है। तो मैं समझूंगा कि इस हालात पे अभी मार्केट के अभी और बहुत जगह जाना है, तो इसलिए मार्केट में अभी निवेश करना चाहिए। जहाँ तक सेक्टर्स की सवाल है, मेरे मुताबिक जो इंडस्ट्रियल सिक्लिकल्स जो सेक्टर्स पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है, पावर है, इंजीनियरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में निवेश करना चाहिए। So you think the best is yet to come in the market? Yeah, the best is yet to come. Well, the Election Commission on Tuesday gave in principle approval, actually a green signal to the Reserve Bank for a grant of licenses to set up new banks, as the model code of conduct is in place.
there was some hiccups, and RBI has actually written to the EC on March 12th seeking clarity on the issue. The RBI earlier planned to issue new bank licenses in March after a gap of 10 years. The RBI had received 27 applications initially. Later, Tata Sons and Value Industry withdrew. Earlier yesterday, RBI Governor Raghuram Rajan, while unveiling the bi-monthly monetary policy in Mumbai, said that once the central bank got EC approval, it would expedite the process and grant licenses. Under its own steam. It is a regulatory process, it is not a governmental process, and the notion of asking the Election Commission was primarily because this is election season and we didn't want the potential licensees to get their approvals under a cloud, and that is why we have asked the Election Commission for their opinion on whether we can, whether this is something that comes under the code of conduct. और इसी मोर्चे पर मुंबई जाने की कोशिश करते हैं, जहां से हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि हैं मिस्टर आदित्य श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, अब जबकि नए बैंकिंग लाइसेंसेस मिलने की पूरी संभावना है और हमारे सूत्र में ये बता रहे हैं कि लगभग 2 हफ्तों के अंदर नए बैंक लाइसेंस देने की घोषणा की जा सकती है, आपको क्या लगता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की मैं बात करूंगा, क्या इस समय पे आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? और दूसरी बात, इस समय पे क्या आपको लार्ज कैप बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर मिड कैप बैंक्स में आप पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे? सर, बेसिकली मैं बैंकिंग सेक्टर के ओवरव्यू की बात करूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं करूंगा। प्राइमरीली बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी स्टिल काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ बैंक्स रीचिंग टू द रूरल एरियाज़। अभी भी बैंकिंग अगर आप देखें तो एक साइजेबल पॉपुलेशन है जिनका अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है। तो आरबीआई का जो ये स्टेप है कि भाई नए बैंक लाइसेंसेस दिए जाइए, बहुत ही सही दिशा में है। और अगर आप रघुराम राजन की स्पीच को थोड़ा सा एनालाइज करें तो उन्होंने कहा 2 तरह के लाइसेंसेस होंगे, एक तो ऑन टैप लाइसेंसेस होंगे और दूसरा डिफरेंशिएटेड बैंक्स होगी। डिफरेंशिएटेड बैंक्स ये क्लियरली फोकस करेंगे कि अलग अलग तरह के स्पेसिफिक लेंडिंग है या बोरोइंग बैंक्स को पिक्चर में लाया जाए, जिससे अलग अलग सेगमेंट के लोगों को अलग अलग तरह की सुविधाएं दे सके। इससे बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ेगा और डेफिनेटली इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो गोल रहा है आरबीआई का और गवर्नमेंट्स का कि जो नीचे तबके के लोग हैं उन्होंने मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जोड़ा जाए, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर कोई भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। जहाँ तक बेसिकली स्टॉक्स का सवाल है तो बैंकिंग सेक्टर में डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छे रहते हैं और ये बेसिकली इंडिविजुअल इन्वेस्टर को बैंकिंग स्टॉक्स के फंडामेंटल देख के इसके ऊपर से उनको ये देखना पड़ेगा। और एनपीएस जहाँ तक का बैंकिंग सेक्टर का रहा है तो एनपीएस थोड़े से बढ़ रहे हैं, जो आगे भी रघुराम राजन साहब ने उनकी एक वन ऑफ द स्पीचेस में कहा था कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें अगर आप एक रिपोर्ट भी आई थी कि टॉप 30 अकाउंट्स जो है वो नॉर्मली 40 to 45% एनपीएस को अकाउंट करते हैं। तो ये डेटा थोड़ा सा स्क्यूड है कि जो बड़े बोरोवर्स है अगर उनको बैंक्स रिकवरी नहीं कर पाती है तो जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स है वो बढ़ेंगे, जिससे बैंक्स की बैलेंस शीट पर असर होता है। लेकिन ओवरऑल जो ये बैंकिंग लाइसेंसेस का निर्णय लिया गया है ये डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और इसमें जो पेनिट्रेशन होगा बैंकिंग सेक्टर का रूरल पार्ट्स में और अदर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, उससे डेफिनेटली इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम लाने में बाकायदा बहुत ही मदद मिलेगी और ये आरबीआई का बहुत ही सही डिसीजन है। आदित्य, ये तो आप हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपसे एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू समझना चाहूँगा। कल रघुराम राजन साहब ने रेट्स में कोई भी कटौती नहीं की है, क्या उन्होंने अपने दिमाग में इस बात को रखा होगा कि अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो भी भारत पर पड़ सकता है? और क्या आप इसकी संभावना को नकारते हैं कि अल नीनो का इम्पैक्ट हो सकता है या फिर आपको लगता है कि अल नीनो के इम्पैक्ट की वजह से आगे मुद्रास्फीति की चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं? अगर हम उनकी बेसिकली कल का जो पूरा पॉलिसी को एनालाइज करें तो उनका पूरा फोकस इन्फ्लेशन बेस्ड अप्रोच पे था कि जब तक टारगेट बेस्ड इन्फ्लेशन जो डॉक्टर उर्जित पटेल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि भाई टारगेट बेस्ड इन्फ्लेशन, जिसमें जनवरी 2015 में उन्होंने 8% इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है और जनवरी 2016 में उन्होंने 6% का इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि जब आप टारगेट बेस्ड इन्फ्लेशन पॉलिसी में जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट डिडक्शन एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाता है, ना कि एक इवेंट बन के रह जाता है।
तो उनका ये स्टैंड बहुत ही क्लियर था कि जब तक महंगाई दर आरबीआई के कंफर्ट जोन के नीचे नहीं आ जाती है और आरबीआई ये कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि भाई महंगाई अब कंट्रोल में है, तो बेसिकली उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को कल एक पॉज दिया है और घटाने को भी एक बेसिकली पॉज दिया है। Inflation, of course, has been a big worry for the economy. What are the other big worries on the economic front? See, apart from inflation, one needs to understand that inflation was one of the areas which has troubled the economy, because of which the interest rates had to be taken up in the last 2.5 years. Now, this has basically stalled many infrastructure projects into the economy. See, many reports have said that more than 350 mega projects when I say, that is more than 1000 crore rupees have been stalled, and investments worth 10 lakh crore rupees are not moving into the economy. So basically these are the worries which even the government is looking into, where interest rate definitely plays a catalyst role. Just a report had come around one and a half months back that more than 3000 companies in India, the proper companies, have debt of 24 lakh crore rupees on their balance sheet, which is 1/4 of India's GDP. So rising debt, rising burden of interest is definitely a matter for Indian corporate sector, and that is why for last few quarters the corporate sector has been looking out for a reduction in interest rates. But yes, government and RBI has their own priorities, and currently inflation is one of the key factors which the government is focusing to ensure that once inflation comes down, then they would take a firm call on reducing the interest rates. Plus, we need to understand that our GDP growth has come down to a great level. In 2007, we achieved a GDP growth rate of 9.3%. Of course, the macroeconomic situation that time was quite favorable, but vis-a-vis that, currently we have come down by more than Aditya, 50%. Aditya, of course, inflation has been a big worry. We'll come back to you, but before that, we'll go for a small break. बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। शादी के इतने साल के बाद आखिर उस दिन मैंने क्या ही दिया। साहब, मेरा पति मुझे बुरी तरह पीटता है। सहती रही कि कहीं घर न टूट जाए, फिर सोचा कैसा घर, जहाँ इज्जत न मिले, हिफाजत न हो, वो कैसा घर। अब मैं जान गई हूँ, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून मेरी हिफाजत के लिए है। फिर डर कर, घुट कर क्यों जीना। महीने के खर्चे, घर में जगह, मुआवजा और बच्चों को अपने साथ रखने का कानूनी हक है मेरा। हक से, सम्मान से रहूंगी। घरेलू हिंसा अपराध है, इसे नहीं सहूंगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से बिजनेस मॉर्निंग के अंदर। अब खबर का रुख करते हैं ऑटो सेक्टर की तरफ। ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने बजट में एक्साइज ड्यूटी में कटौती तो कर दी, लेकिन बावजूद इसके ऑटो सेक्टर में मिला जुला असर ही देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कैसा सूरत हाल रहा ऑटो सेक्टर का मार्च में। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बावजूद मिला जुला रुझान देखने को मिला है। मारुति सुजुकी की बिक्री में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई और इसने मार्च में 1,13,350 गाड़ियां बेची। वहीं M&M में भी गिरावट दर्ज की गई और मार्च में बिक्री 51,636 पर रही। टाटा मोटर्स पर भी दबाव देखा गया और इसमें लगभग 30% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने मार्च में 51,184 गाड़ियां बेची। हालांकि टाटा मोटर्स ने पिछले साल में मार्च में 72,712 गाड़ियां बेची थीं। वहीं अशोक लेलैंड का सूरत हाल भी कुछ खास नहीं रहा और इसमें भी 27% की कटौती दर्ज की गई। कंपनी ने मार्च में 10,286 गाड़ियां बेची। hyundai मोटर्स में भी 8% की गिरावट दर्ज की गई और इसने केवल 51,708 गाड़ियां बेची। वहीं घरेलू बाजार में hyundai मोटर्स ने 35,000 गाड़ियां बेची। हालांकि होंडा कॉर्स ने मार्च के आंकड़ों से सबको चौंका दिया और इसमें 83.4% की बढ़त दर्ज की गई। कंपनी ने 18,426 गाड़ियां बेची। फोर्ड इंडिया में 57% का उछाल देखा गया और कंपनी ने मार्च में 11,805 गाड़ियां बेची। वहीं अगर दो पहिया गाड़ियों की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प में भी लगभग 12% का उछाल देखा गया।
वहीं यामाहा में 21% की बढ़ोतरी और टीवीएस में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च में गाड़ियों की बिक्री का सूरत हाल मिला जुला ही रहा। अब जबकि ब्याज दरों पर दबाव बना हुआ है, ये देखने वाली बात होगी कि ये कार कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने और गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती हैं। बिजनेस ब्यूरो, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर ऑटो सेक्टर का जो सूरत हाल है काफ़ी मिला जुला ही रहा। आशीष, आपसे एक चीज़ समझने की कोशिश करूंगा। 4 व्हीलर सेगमेंट है और 2 व्हीलर सेगमेंट है। क्या आपको 4 व्हीलर सेगमेंट ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है? अगर आप ऑटो सेक्टर में निवेश की रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको 2 व्हीलर सेगमेंट में कौन से काउंटर्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं? 4 व्हीलर सेगमेंट में कौन से काउंटर्स इस समय पे आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं? देखिए, मैं प्रेफर करूँगा 4 व्हीलर्स में, क्योंकि मेरे मुताबिक 2 व्हीलर दोनों जो मेन कंपनीज है, होंडा, मोटोकॉप और बजाज ऑटो, उनमें रन अप हो चुका है। जहाँ तक 4 व्हीलर का सवाल है, उसमें भी मारुति का हमने देखा काफ़ी अच्छा रन अप हो चुका है। बट टाटा मोटर्स और M&M दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर मेरे मुताबिक अभी बहुत स्कोप है और ऊपर जाने का। और M&M के कल हमने देखे थे, जो नंबर्स भी आए थे वो भी बड़े इंकरेजिंग थे। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिनमें मैं निवेश की सलाह दूँ। ये ऑटो सेक्टर्स के काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। महिंद्रा आज के कारोबारी सत्र के अंदर 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। मारुति सुजुकी अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही साथ और भी ऑटो काउंटर्स को फैच करने की कोशिश करेंगे। लगभग आधे फीसदी मारुति सुजुकी भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हीरो मोटोकॉपी के जो 2 व्हीलर सेगमेंट है, इसमें भी अगर आप देखें तो कम से कम 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। काफ़ी हैवी वेट काउंटर है ये और लगभग 2270 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर में एक पॉजिटिव रनअप आता हुआ, तो इसमें आप आशीष के अनुसार अगर 4 व्हीलर में निवेश की रणनीति बनाते तो आपके लिए बेहतर सौदा साबित हो सकता है। Well, let's shift gear from the auto sector to the telecom sector. Ashish, tell me, where do you think the telecom sector will go? In last 2 years, we have seen many things, lots of news coming out of the telecom sector. Recently, we saw the third round of the 2G telecom auction coming to a successful end. So, where do you think the whole sector going? What's the outlook and all the stocks, especially Bharti Airtel? Well, Bharti Airtel, value-wise, yes, is very attractive. It's available at a good valuation. But again, it will take time, because I think the real challenge will be to get the African operations to turn around, which will take time. So if you have no time constraint, yes, and you want a large cap with very low downside risk, then Bharti Airtel clearly is the option. But for the near term, it will probably at best remain range bound. And regarding other stocks, I think the best stock still is Idea, because it's got its act together in the domestic market. Doesn't have too much leverage, so I think going there in Idea would be the best. So if you have to choose one stock within the sector, then Idea should be better. So the Idea stock is on your screen right now. Today it has opened almost 2% up. 1 month it's almost 7% up, and year it would have given you almost 27% up. जी in returns. सिद्धांत, एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बैंकिंग काउंटर्स पे इस समय पर नज़र डालने की कोशिश करें, स्पेशली वो काउंटर्स जिसमें ये बैंकिंग लाइसेंस मिलने की संभावना है, अगर हम फैच करने की कोशिश करें लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस को, आदित्य बिरला नुवो को, रिलायंस कैपिटल को, इंडिया बुल्स को और कहीं ना कहीं IDFC को भी, IFCI को भी, इन सभी के सभी काउंटर्स के अंदर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। ये लार्सन एंड टुब्रो का काउंटर है हालांकि, लेकिन हम L&T फाइनेंस के काउंटर को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे जो कि अच्छी खासी बढ़त दिखा रहा है। वहीं आदित्य बिरला नुवो भी अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। आशीष, आपसे इस समय पे ये चीज़ समझना चाहूँगा, अगर इनमें से किसी भी काउंटर को अगर बैंक लाइसेंस नहीं मिलता है तो क्या उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी? निवेशक इस समय पे क्या करे? क्योंकि एक जाहिर तौर पर निवेशक इसमें निवेश कर रहा है या फिर जो ट्रेडर इसमें जो निवेश करने की कोशिश कर रहा है वो कहीं ना कहीं मुनाफा लेने की कोशिश कर रहा है कि उसे 8-10% का मुनाफा मिल जाए, उस काउंटर से निकल जाए। ऐसे में आपको क्या ये काउंटर अच्छे लग रहे हैं इस समय पे? और अगर आपको आपको क्या लगता है बेसिकली कि इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी अगर इनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलते हैं? अगर नहीं मिलते थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आएगी, पर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप अपना एक तरह से ये मान के चलिए कि अगर ये स्टॉक्स में बैंकिंग लाइसेंस नहीं आता तब भी क्या निवेश के ठीक है। और उस मुताबिक मेरे मुताबिक जैसे स्टॉक्स से वो है वो वैसे भी निवेश के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। और जरूर आएगा अगर बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता, बट इस स्तर पर अगर आप निवेश करेंगे तो आप कभी ना कभी आप अच्छा मुनाफा लेके जाएंगे। अगर अब बैंकिंग लाइसेंस आ गया तो जल्दी आ जाएगा मुनाफा, अगर बैंकिंग लाइसेंस नहीं आया तक कुछ समय रुकना पड़ेगा।
जाहिर तौर पर आदित्य बिरला नोवो कहीं ना कहीं, देखिए 3 महीने का ट्रेंड तो नेगेटिव है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसका रनअप देखने को मिल रहा है। वहीं IFCI में भी अच्छा खासा मुनाफा निकल रहा है। Well, now let's take a look at the bullion market. On to commodity prices. Currently, the yellow metal, that's gold, is trading up around 1,283 per ounce, down by nearly, actually it's up by a percent. So gold trading at 1,283. Meanwhile, the silver is trading around. It's up by 0.19%. On to crude prices, the Brent crude is trading around $150 per barrel. $105 per barrel. Apologies for that. जी, जाहिर तौर पर कच्चे तेल का सूरत-ए-हाल सिद्धांत आपके लिए लेकर के आए हैं। 105 के स्तर के आसपास कारोबार करा, लेकिन रुपए की चाल काफ़ी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। एक समय पे जो रुपए हुआ करता था, कहीं ना कहीं 68 और 69 के आसपास तक पहुंच गया था। आज रुपए की चाल को देखिए, कहीं ना कहीं 60 से नीचे कारोबार करता हुआ निकल रहा है। कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हाई अब रोजाना बनाने की कोशिश कर रहा है। 8 महीने के रिकॉर्ड के ऊपर कारोबार कर रहा है, 9 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज भी इसमें अच्छा खासा रनअप देखने को मिल रहा है और 60 से नीचे कारोबार कर रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जाहिर तौर पर जो IT कंपनीज हैं उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैम्पनिंग साबित होगा अगर रुपए की चाल में और भी उछाल देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए रुपए की चाल है काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है। कहीं ना कहीं 60 रुपए के स्तर से नीचे आ चुका है और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगले 2 से 3 सप्ताह के अंदर रुपए की चाल है कहीं ना कहीं 55 और 56 के आसपास भी नज़र आ सकती है। आशीष, अगर आपसे ये चीज़ समझने की कोशिश करो, रुपए की चाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं 60 के नीचे वाले स्तर पर आ चुका है। अगर आप रुपए को यहाँ से एनालाइज करते हैं, क्या आपको लगता है कि 55-54 के स्तर आपको चुनाव से पहले देखने को मिल सकते हैं? बहुत मुश्किल है मेरे मुताबिक। काफ़ी ऑलरेडी रनअप हो चुका है रुपये में और अगर कुछ थोड़ा और ट्रिगर आता है वो शायद रिजल्ट्स के बाद थोड़ा आए। अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो थोड़ा सा और ट्रिगर आएगा, बट मेरे मुताबिक 57 तक जाए तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि उसके बाद ज़रूर एक सेलिंग प्रेशर आएगा रुपये में। तो मैं नहीं मानता कि इतना 50 या 54 जल्दी होने वाला है। Do you think a strong rupee will hurt the exports also? It will hurt the exports, and especially the exports which have got boost only because of a weaker rupee. But sectors where we have a strength and where the products have their own premium, for example IT, especially some of the IT products in which Indian companies have their own premium, they would continue to do well. I think the only sector which I think would suffer would really be the textile sector, where there is a lot of hope of revival because of a weak rupee. So if rupee does become strong and reaches maybe 55, then certainly there will be some question marks on the textile exports. Well, let's talk about the cement sector, but before that we'll go to the financial literacy story. Arun? जी, आज हम जैसे कि हमने कहा था कि जितने भी निवेशक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो वो पेन और पेपर अब लेकर के बैठ जाए, क्योंकि सुरक्षित निवेश, बेहतरीन रिटर्न और इसके साथ ही टैक्स बचाने का अगर मौका मिल जाए तो आपके लिए ऐसे निवेश के विकल्प को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आज के फाइनेंशियल लिटरेसी सेगमेंट में हम एक ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि PPF के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसी के बारे में हम जानकारी लेकर के आज आए हैं। आइए जानते हैं कि PPF अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और इसके क्या कुछ फायदे हैं। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलने की कई ऑप्शन है। कहाँ खोले PPF अकाउंट? PPF अकाउंट पोस्ट ऑफिस या SBI, ICICI बैंक जैसे कुछ अन्य बैंकों में खोला जा सकता है। अकाउंट खोलने के लिए आपके पास परमानेंट एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड होना जरूरी है। न्यूनतम और अधिकतम रकम
आप सिर्फ 500 रुपए के साथ पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट चालू रखने के लिए 1 साल में न्यूनतम 500 रुपए जमा करने जरूरी हैं। 1 साल में आप अधिकतम 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। हालांकि 1 साल में केवल 12 इंस्टॉलमेंट में ही रुपए जमा कराए जा सकते हैं। पीपीएफ पर ब्याज दर हर साल बदलती है। साल 2013-14 के लिए सरकार ने पीपीएफ पर 8.7% का ब्याज देने का फैसला लिया था। लेकिन आपके लिए यहाँ एक बात जानना खासा अहम है। पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन होता है वो एक महीने की 5 और आखिरी तारीख के बीच में होता है। मान लीजिए अगर आप अप्रैल में 5 तारीख के पहले अगर पीपीएफ में रकम जमा कराते हैं तो आपको उस महीने के लिए ब्याज दर मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद पीपीएफ में रकम डालेंगे तो आपको अप्रैल के लिए कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए ब्याज का पूरा फायदा उठाने के लिए पीपीएफ में हमेशा महीने की 5 तारीख के पहले रकम जमा करिए। टैक्स की बचत। पीपीएफ में निवेश आयकर की धारा 80C के तहत आती है, यानी कि पीपीएफ में जमा राशि के बदले आप टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि 80C सेक्शन के तहत आने वाली सभी ऑप्शंस को मिलाकर टैक्स छूट की सीमा 1 लाख है। इससे ज्यादा राशि पर आपको टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। लॉक इन पीरियड। पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है, यानी आपको इसमें लगातार 15 साल तक निवेश करना होगा। हालांकि मैच्योरिटी के बाद भी आप 5, 10, 15 यानी 5 के मल्टीपल साल के लिए अकाउंट चालू रख सकते हैं। पैसा निकालने का विकल्प। आप 6 वित्तीय साल पूरा होने के बाद पीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि रकम निकालने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। लोन लेने के विकल्प। आप अकाउंट खोलने के तीसरे साल से लोन ले सकते हैं, यानी अगर आपने 2013-14 में अकाउंट खोला है तो आप 2015-16 से लोन ले सकते हैं। पीपीएफ के जरिए न केवल आपकी निवेशित रकम की सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि अगर आप इसके टैक्स छूट और ब्याज दरों पर भी नजर डालें तो यह एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यही नहीं, अगर आपने अपने लिए पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है तो आप अपने बच्चे के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और अभी से उसके सुरक्षित निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ऋतु गुप्ता, डीडी न्यूज। जाहिर तौर पर पीपीएफ की बात बताई ऋतु गुप्ता हमारी संवाददाता ने, लेकिन मुंबई चलते हैं और आदित्य आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि रुपए की चाल आपको किस तरह की लग रही है और क्या कुछ आपको व्यू लग रहा है कि रुपए कहां कुछ जा सकता है? अगर इंडियन रुपए की बात करें तो अगस्त 2013 से करीबन 13% उसमें अप्रिसिएशन आया है और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। रुपी अप्रिशिएट होने के पीछे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अपने इकोनॉमी में वो एक मेन अहम हिस्सा रहा है कि जब डॉलर इन्फ्लोज इकोनॉमी में आता है तो रुपी अप्रिशिएट होता है। और जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि एफआईआईज फंड काफ़ी डाल रहे हैं तो इससे रुपए में काफ़ी मजबूती आई है, प्लस इकोनॉमी भी बॉटम आउट हुई है। तो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, एफआईआई फ्लोज आने की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने की वजह से रुपए में मजबूती आई है और आगे चलते प्री इलेक्शन रैली ये कंटिन्यू करती है तो डेफिनेटली रुपी और ज़्यादा एप्रिशिएट होगा और मजबूत होगा। for that information, but time is short for us. Well, thank you so much, Aditya from Mumbai, and also from Delhi studio, Ashish. As always, thank you so much for giving all the information on the stock markets. और जाहिर तौर पर ये कार्यक्रम में आपको क्या कुछ लगता है कि इसमें और सुधार किए जा सकते हैं? आप कौन से स्टॉक्स चाहते हैं डिस्कस करना, आप अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी हमें भेज सकते हैं, अपना ईमेल भेज सकते हैं ddbizmorning@gmail.com पर। आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/bizmorning पर। आपके सुझाव और सलाह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So don't forget to tune in again at 9 a.m. tomorrow on Doordarshan News for all the stock market action and action from the mint market also, the Money Street. Thank you.